जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल वर्तमान में है। जी हाँ मित्रों, आज हम भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसी उदार एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। यह अत्यंत उदार एवं करुण स्वभाव की महिला थी। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उसे बाल्यावस्था से ही माता से मिली थी, जो आगे चलकर उनके जीवन का अंग बन गई। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया जाए। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी व विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प लिया। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। प्रयाग के अशोक स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त ने विजय अभियानों का विशेष वर्णन मिलता है। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए दक्षिण राज्यों को भी केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इनका विशेष उल्लेख मिलता है। इस यात्रा के लिए उन्होंने अत्यंत भयावह और बीहड़ जंगलों को पार किया। समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में 3000 मील की यात्रा की थी। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों को व्यवस्थित करना कठिन होगा, इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उन्होंने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज अनुग्राहक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में ना तो अशांति हुई, ना ही किसी साम्राज्य में विरोध का साहस किया गया। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, क्षमता, लोक कल्याण का अधिक ध्यान देते थे। उस समय समान खेती और व्यापार उन्नत दशा में थी। नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन धान से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश के सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास तथा उत्थान के समान अवसर तथा सहायता प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय हिंदू राजाओं को ये प्रथा थी कि कोई भी सम्राट दिग्विजय करता था तो तभी वे युद्ध किया करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, सेना उसके पीछे चलती थी। जो उस घोड़ा को पकड़ लेता था उससे युद्ध करना पड़ता था। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति था। अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित था। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया गया। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक छत्र राज्य की स्थापना करना। समुद्रगुप्त ने न केवल शास्त्रों में ही कुशल थे, वरन शास्त्रों में भी उनका लगाव था। साहित्य और संगीत दोनों में उनकी बड़ी रुचि थी। वे स्वयं एक अच्छे लेखक और कवि थे। वे साहित्यकारों और कवियों के आश्रयदाता थे। उसका मंत्री हरिसेन भी उच्च कोटि के कवि थे। कहते हैं कि बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने बड़े निपुण थे। प्रयाग के स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित वीणा से इसकी पुष्टि होती है। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही थी कि वे व्याघ्र पराक्रमः की उपाधि से सुशोभित थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन्य धान्य से परिपूर्ण किया है। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तत्कालीन बौद्धिक तथा सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया है जिसमें 5 सदियों से छिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हुई। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत सत नमन। इसमें मैंने सारी जानकारी गूगल से ली गई है, जो चित्र भी है गूगल से मैंने लिए हैं। स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्पष्ट है कि इसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा जब तक लक्ष्य न मिल जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए।
जय हिंद।